हाय बच्चा लोग, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, छोटे छोटे बच्चों ठीक है, आज दोस्त आपके लिए मैग्नेटिज्म इन मैटर का लास्ट लेक्चर थियरी पे है। क्वेश्चन नंबर 16 बन रहा है, लेक्चर नंबर 10 हो रहा है ये, और डिस्कशन में डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, हिस्टेरिसिस, साइकिल पूरा सब क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्त, चल एक्चुअली ऑब्जेक्ट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा है उसके बेस पे इट इज क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। ऑब्जेक्ट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है कि उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा है, उसके बेस पे उसका नामकरण, नोमेनक्लेचर किया। ठीक है, क्या कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो कभी मैग्नेट नहीं बन पाएंगे। आप उन ऑब्जेक्ट के पीछे कितनी भी मेहनत करो, उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो, हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखो, बट दे आर नॉट एबल टू बिकम मैग्नेट इन फ्यूचर। उनको बोलते हैं डायामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। फिर कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो मैग्नेट बन सकते हैं बट टेम्पररी मैग्नेट, थोड़ी देर बाद वापस उनका मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉयड हो जाता है, या वीक मैग्नेटिज्म क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ये पेन है, इसको बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाके रख दूं यूं, तो थोड़ी देर बाद ये मैग्नेट बनेगा, निकाल लेंगे तो मैग्नेट बनेगा, लेकिन निकाल लेने के थोड़ी देर बाद ये वापस अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर देगा। तो इनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक टाइप, है ना। और लास्ट वाला है फेरोमैग्नेटिक, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट कि जिसको एक बार मैग्नेटाइज्ड कर दिया तो ये लाइफ लॉन्ग मैग्नेट ही रहेगा, जैसे कि तरह मैग्नेटिक नीडल, समझा। हाँ, तो 3 टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल अवेलेबल है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे अभी बोर्ड पे कि किस वजह से डायामैग्नेटिक है, वो मैग्नेट क्यों नहीं बन पाता है लाइफ लॉन्ग, क्या वजह है। पैरामैग्नेटिक क्यों मैग्नेटिक बनता है लेकिन वीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ वो मैग्नेट बनता है। फिर फेरोमैग्नेटिक में ऐसा क्या है कि वो टफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बनता है। ये सारा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और इसमें शॉर्ट MCQs, शॉर्ट VSQs का मतलब पूरा स्टॉक है। आज मजा आएगा, लंबा लेक्चर होगा, वीडियो 1.25 घंटे तक खींचूंगा इसको। ठीक है, चल, तो द फर्स्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन इज डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, क्या है डायामैग्नेटिक। ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इनके अंदर का जो एटम होता है ना, उस एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता ही नहीं है, 0 होता है। एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज 0। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट को हम 2 टाइप से टेस्ट करेंगे। एक तो इसको यूनिफॉर्म फील्ड में रख के देखेंगे और दूसरा इसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख के भी देखेंगे, और इन 2 पॉइंट पे डिस्कशन चलेगा। तो चलो, डायामैग्नेटिक को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो चल ये रहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारा दिख रहा है, वेरी गुड। चल ये रहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब उस डायामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को यहां पे अपन ने रख दिया ला के, चलो ये रहा, रखा पूरा ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सपेल करेगा, रिपेल करेगा। एक्सपेल मतलब बाहर धकेल देगा, यूं अंदर नहीं जाने देगा, यूं बाहर धकेल देगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर धकेल दिया जाएगा यूं, ऐसे। तो इनसाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि ड्राइंग अच्छा दिखे। अरे ठीक है रे, हाँ ठीक है दोस्त, ये सिचुएशन होता है। तो लिखो कि व्हेन डायामैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड into uniform magnetic field, it expelled, it repel the external field। हाँ,
रिपेल और एक्सपेल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बाहर से आ रही हैं उन फील्ड लाइंस को एक्सपेल बाहर धकेल देता है, ठीक है। सो इंटीरियर मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स जीरो, ओके, ठीक है दोस्त। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसका डिटेलिंग जानना है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिटेलिंग बता दिया जाता है। चलिए आ जाइए देखते हैं क्या वजह है। तो वजह ये देखो, इसका थोड़ा जूम करके फोटो देखेंगे तो डायमैग्नेटिक के अंदर जैसे बहुत सारी मैग्नेटिक मोमेंट है, समझ, सब रैंडम भी होती है इधर उधर, ये वो मना नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे एक्सटर्नल फील्ड आता है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जो अंदर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रुक, उसके बाद कुछ और है, ये जो भी मैग्नेटिक मोमेंट है एटम की, ऐसे तो जीरो होती है लेकिन थोड़ी बहुत जो भी है वो जो मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में होती है उनका इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होती है उनका इलेक्ट्रॉन फास्ट हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का क्या चक्कर है, अरे यार तेरे को यही तो पता नहीं है दोस्त। जैसे ये कोई मटेरियल है, इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आती कहाँ से, इसके अंदर किसने मैग्नेट डाल दिया, न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ना, वो इलेक्ट्रॉन घूमता है ऐसे, देखिए रहा न्यूक्लियस, ये रहा सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के घूमने से इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं तो ऐसे करंट बनेगा, ये करंट की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, उस मैग्नेटिज्म की वजह से मोमेंट आती है ना, हाँ, तो मोमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन जरूरी बनता है यहाँ पे, है ना। तो जो मोमेंट फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में है उनका इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन होता है तो करंट भी कम पड़ जाता है, करंट कम होता है तो उनका खुद का मैग्नेटिज्म कम हो जाता है, तो उनकी मोमेंट भी कमजोर पड़ जाती है ना, हाँ। और जो अपोजिट मोमेंट वाले हैं, ऐसे अपोजिट मोमेंट वाले, उनका इलेक्ट्रॉन फास्ट हो जाता है, फास्ट होता है तो करंट ज्यादा हो जाता है, करंट ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा हो जाती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होती है, मोमेंट स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन वो मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, देख, है ना। इसलिए ये लोग बाहर के फील्ड का अपोज करते हैं, क्योंकि इनका खुद का जो फील्ड बनता है टेम्पररी वो अपोज करता है, राइट। तो ये पूरा फिनोमिनन यहाँ पे समझाना है। कैसे लिखेंगे थोड़ा सा, मोमेंट पैरेलल टू द फील्ड, उनका इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाता है, और मोमेंट एंटी पैरेलल टू द फील्ड, उनका इलेक्ट्रॉन फास्ट हो जाता है। सो फाइनल magnetic field becomes opposite to the external field, external field, इसलिए लोग इस फील्ड एक्सटर्नल फील्ड का अपोज करते हैं, इसलिए उनको रिपेल करते हैं, ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया दोस्त स्टोरी, क्या कि जब भी डायमैग्नेटिक टाइप के ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फील्ड लाइन को एक्सपेल कर देगा, बाहर धकेल देगा, क्यों, तो उसकी वजह है ये इलेक्ट्रॉन का स्लो होना, इलेक्ट्रॉन का फास्ट होना। जो अपोजिट डायरेक्शन की मोमेंट है उनके इलेक्ट्रॉन फास्ट हो जाते हैं तो ताकतवर हो जाते हैं और अपोज करने लगते हैं, और जो उनको फेवर करना चाहिए, जो उनके डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है, उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है वो इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाता है ना, हाँ। ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का चक्कर। अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है दोस्त, टेक्नीशियन यहाँ पे दिख रहे हैं ना पूरा नीचे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा देख, जैसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा होगा, कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा होगा ना, तो जनरली ये इसको बोल सकते हैं, इसको दिख रहा है, यहां पे देखो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड, क्यों, क्योंकि लाइंस आर डेंसर क्लोजर। यहाँ पे इस जोन में देख मैग्नेटिक फील्ड वीक है, क्यों वीक है, क्यों कमजोर है, रेयर है ना, दूर दूर है, हाँ, तो ये स्ट्रॉन्ग जोन हो गया, ये वीक जोन हो गया। अब इसमें आप डायमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को रख दो तो वो रिपल्सन ही फील करेगा, रिपल्सन फील करेगा कहाँ से, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स वीक रीजन, इस डायरेक्शन में it feels repulsion, it feels repulsion and shift करता है किधर,
टूवर्ड्स द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग जोन। ये एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है, ये 1 मार्क के लिए अच्छा ऑब्जर्वेशन बनता है क्या, कि जब भी डायमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, वो सरकेगा, खिसकेगा, शिफ्ट होगा किधर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर। दिस इज अ वेरी गुड VSQ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स। ठीक है दोस्त, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। बस आगे पैरामैग्नेटिक पढ़ाऊंगा ना, तब भी यही ध्यान रखना, हमको 2 ही डिस्कशन करना है कि यूनिफॉर्म फील्ड में क्या सीन होता है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो, एग्जाम्पल गिवन्स आर हियर। बिस्मथ, पानी, H2 अरे वाटर, हाँ, बिस्मथ, पानी, सोडियम, सोडियम के लिए Na लिखते हैं ना, लेकिन ये अपना फॉर्मूला है। बिपासो, चल नहीं जम रहा है तेरे को, बिपासो। फिर कॉपर को बोल सकते हैं, हाँ कॉपर। फिर सोडियम क्लोराइड, चल ठीक है तू जाने दे, गुजराती मीडियम का पैटर्न तेरे काम में नहीं आएगा। बिस्मथ, वाटर, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, नाइट्रोजन STP पे, बस इतना तो बोल। सिलिकॉन, लेड, ये सब डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं जो तेरे शॉर्ट क्वेश्चंस में काम आएंगे, एग्जांपल्स पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो गया एग्जांपल। अब एक और चीज, सुपर कंडक्टर्स का कुछ डिस्कशन यहाँ पे है, फिर डायमैग्नेटिक मैटर अपना खत्म होता है। सुपर कंडक्टर किसको बोलते हैं, चल मैं टाइटल लगा के रखता हूं यहाँ पे, सुपर कंडक्टर। छोटा सा डिस्कशन है, फिर अपन पैरामैग्नेटिक स्टार्ट करते हैं। क्या है ये सुपर कंडक्टर? दोस्त सुन ध्यान से, कोई भी कंडक्टर है वो 100% कंडक्टर नहीं होता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत माइनर लेवल का भी रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस जब करंट फ्लो होता है तो उसको रेजिस्ट करता है, जिससे हमारा करंट का एनर्जी थोड़ा वेस्ट होता है, और वायर थोड़ा सा गर्म, हीट, जूल हीट पकड़ता है और वायर गर्म होता है। ठीक है, जैसे समझाने के लिए ये रहा वायर, समझ, इसके अंदर करंट आया तो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन आई, बट अंदर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो थर्मल ऑसिलेशन करता रहता है। ये नॉर्मल वायर समझा रहा हूँ, फिर सुपर कंडक्टर समझाता हूँ। जैसे ही करंट अंदर आता है, अंदर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रूम टेम्परेचर की वजह से थर्मल ऑसिलेशन करता रहता है, इसे रैंडम ऑसिलेशंस करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। अब ये करंट के साथ इसका टक्कर होगा तो करंट को रेजिस्टेंस हुआ ना, करंट को रेजिस्ट किया इसने, हाँ, इसलिए देयर इज ऑलवेज सम रेजिस्टेंस इन द वायर, क्योंकि ऐसा कोई मेटल नहीं है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स न हो। ठीक है, लेकिन ये सुपर कंडक्टर कब बनेगा? जब इस करंट को अंदर रेजिस्ट करने वाला कोई ना हो। तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले? नहीं रे, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो क्या करें, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को शांत कर देना चाहिए। कैसे साइलेंट करते हैं? इसका टेम्परेचर इतना डाउन ले आते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी ही ना बचे ऑसिलेट होने के लिए, हाँ, तब जाके वो बनता है सुपर कंडक्टर। फिर वो करंट को जुम जुम जाने देता है, रेजिस्ट नहीं करता है। हाँ हाँ, समझा? तो इतना सारा स्टोरी और भाषण नहीं लिखना है तुझे, तो एक लाइन में ये लिखना है कि सुपर कंडक्टर्स आर कूल वायर्स, कूल मेटल्स, शॉर्ट में लिख दे मेटल्स, वायर होना जरूरी नहीं, किसी भी शेप का होगा चलेगा। सुपर कंडक्टर्स आर एक्चुअली कूल मेटल्स, जो बहुत ठंडा कर दिया इनको। सुपर कंडक्टर भी होते हैं और सुपर डायमैग्नेटिक भी होते हैं, सुपर डायमैग्नेटिक भी होते हैं। इस टाइप के मटेरियल का यूज करके, जो फास्ट ट्रेन है ना, फास्ट ट्रेन पटरी से थोड़ा ऊपर उड़ के चलती है, हाँ, ये ले, खिड़कियाँ थोड़ी थोड़ी चाहिए ना बाहर देखने को, ठीक है, ये ले, ये फास्ट ट्रेन जो होती है ना, सुपर ट्रेन, सुपर फास्ट हाई स्पीड ट्रेन, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, इसी सुपर कंडक्टर के, समझा? अच्छा, सुपर डायमैग्नेटिक जो होगा ना, उसका बिहेवियर क्या होगा पता है? सुपर डायमैग्नेटिक, ये जो अंदर आने वाली फील्ड लाइंस है ना, सारी की सारी 100% फील्ड लाइंस को बाहर फेंक देगा। तो इसके अंदर का
मैग्नेटिक फील्ड प्योरली जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्लोज टू द जीरो था, मतलब थोड़ी बहुत लाइंस अंदर आ चुकी होंगी, लेकिन यहाँ पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर का जीरो होता है जब ऐसी स्टेट में होता है डायमैग्नेटिक, तब। और इसको मिजनर इफेक्ट बोलते हैं, मिजनर इफेक्ट। रुक, इसको रेड से लिखते हैं ना मिजनर को, IMP है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसको बोलते हैं मिजनर इफेक्ट। मिजनर इफेक्ट ये एक्चुअली मार्च 2020 में गुजरात स्टेट बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। मार्च 2020 गुजरात स्टेट बोर्ड में मिजनर इफेक्ट क्या है, तो बोल दिया था बच्चों ने कि सुपर डायमैग्नेटिक डज नॉट अलाउ any single magnetic field lines to enter in it, so all are expelled out and inside magnetic field becomes entirely zero, pure zero. This situation is called Meissner effect. समझा? ये जो मामला है इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर धकेलते हैं लेकिन सारी नहीं धकेल पाते, ठीक है, ओके। इसमें सारी की सारी बाहर जाएगी और जब सारी बाहर चली जाएगी तो समझना दैट इज अ मिजनर इफेक्ट एंड the diamagnetic object in the state of super diamagnetic object। हाँ, मेरा डायमैग्नेटिक का प्रेजेंटेशन भाई खत्म हो गया। तुझे एक और MCQ देता हूं यहाँ पे। जब मिजनर इफेक्ट वाला सीन होता है तब इनका ससेप्टिबिलिटी -1 होता है। अच्छा, ससेप्टिबिलिटी -1 है तो ऑब्वियसली परमिएबिलिटी रिलेटिव क्या होगा, परमिएबिलिटी रिलेटिव का फॉर्मूला है 1 + chi_m, रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 + chi_m। हाँ, अब ये जो काई है ससेप्टिबिलिटी दैट इज -1, सो रिलेटिविटी बिकम्स 0। रिलेटिविटी मतलब रिस्पॉन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, नो रिस्पॉन्स 0। हाँ, समझा? ओके दोस्त, अब मेरा डायमैग्नेटिक का पूरा सिस्टम फिनिश। अब तू पैरामैग्नेटिक पे आ जा। चल टेक्नीशियन, थोड़ा आपको इधर उधर सरकाना पड़ेगा चीज़ों को, कैमरे को। तो यहाँ पे टाइटल देते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कहाँ तक लिख सकता हूँ? यहाँ तक जा सकता हूँ, इससे बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। जाना होगा तो आपकी परमिशन लूँगा। चलो, पैरामैग्नेट, यहीं से बस ये 4 बातें करनी है कि नेट मोमेंट कैसा होता है एटम का, यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगा, और ऐसा कोई इफेक्ट बता दे इसमें भी, बस खत्म मामला। और ऐसे एग्जांपल्स दे देंगे, 4-5 बातें तो बोलनी है। चल, तो हमको पता है पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एडॉप्ट कर सकता है, लेकिन वीक, बहुत कम, उस लेवल का मैग्नेट नहीं बन सकता जो हमको चाहिए होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना। हाँ, तो पहले क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पैरामैग्नेटिक के अंदर एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता है। ऐसे देख, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज नॉन जीरो। अब जब ऐसे मटेरियल को हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो ये सब क्या होता है, और नॉन यूनिफॉर्म में रखते हैं तो क्या होता है। चल, 2 ही चीजें पढ़नी है। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो देखिए रहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रुक, पहले ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता हूं। ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, पैरामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। जैसे ही एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस पे लॉन्च करते हैं तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर घुस जाती है और कोसेंट्रिक होने का कोशिश करती है। ऐसे देख, क्लोज आ जाती है, कन्वर्ज होने का कोशिश करती है, डाइवर्ज नहीं। इसमें देख डाइवर्ज हो गई, यूं आ रही थी और यूं डाइवर्ज हो गई, इसमें कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठा हो रही है। यस, तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है भाई। सीधी, इसको मैग्नेट बनना है ना, तो ये तो सपोर्ट का फेवर देगा ही ना। इसको तो मैग्नेट बनना ही नहीं था, इसको तो मैग्नेट पैदाइश से पता था कि मेरे को मैग्नेट नहीं बनना है, इसलिए इसने सब एक्सपेल किया, बाहर धकेल दिया। समझा नेचर ऑफ मटेरियल। हाँ, इसका नेचर है कि मुझे मैग्नेट बनना है भाई, तो थोड़ा रिस्पॉन्स तो करेगा ना। हाँ, तो चल, रिजल्ट क्या मिला इसका कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बाहर से आ रही है एंटर्स इन इट एंड ट्राई टू
कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, इसमें ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए ज़्यादा डिटेलिंग है नहीं, सीधी बात है रे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोमेंट आएगी तो सारी मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी और फाइनल कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, कॉमन सेंस की बात है। हाँ चल, अब इनको जब नॉन यूनिफॉर्म में डाला जाए तो, इनको नॉन यूनिफॉर्म में डाला जाए तो नॉन यूनिफॉर्म देख ले, ये रहा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ पे वीक जोन है कि नहीं। जब अपन अपना ऑब्जेक्ट इसके अंदर डालते हैं, पैरामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्वियसली ये वीक मैग्नेट तो बन रहा है ना, तो ये अट्रैक्शन शो करेगा अपना कि हाँ भाई आई एम इंटरेस्टेड। ये क्या शो करता है, ये रिपल्सन शो करता है ना, ये अट्रैक्शन शो करता है। तो अट्रैक्ट होगा तो किधर होगा अट्रैक्ट, इधर, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसमें क्या लिखा था, शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक रीजन, इसमें शिफ्ट और अट्रैक्टेड फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग रीजन लिख दे, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वीक मैग्नेटिक जोन। ये इसका रिजल्ट है। अब इसके एग्जाम्पल थे, इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, इसमें 4-5 एग्जाम्पल है। हाँ, एग्जाम्पल गिवन, जैसे कॉपर क्लोराइड समझ ले, कॉपर क्लोराइड है, सोडियम तो इसमें आ चुका, बिस्मथ इसमें आ चुका। जैसे एल्यूमिनियम समझ ले, चल तो आजा, एल्यूमिनियम, सोडियम इसमें ले लिए थे अपन, लेकिन सोडियम इसमें ज़रूरत नहीं था, सोडियम दोनों जगह आएगा। चल ठीक है, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन STP पे, एल्यूमिनियम, बहुत है रे, 3-4 एग्जाम्पल, जा मजे कर, बाकी का खुद ढूंढ टेक्स्ट बुक में, मैं सारा याद नहीं रखता हूँ, मेरे को एग्जाम नहीं देनी, तेरे को देनी एग्जाम। हाँ चल, अब आगे बढ़। जैसे इसमें सुपर कंडक्टर का अलग से कुछ समझाया, वैसे इसमें है क्यूरीज लॉ। अरे फैंटास्टिक डिस्कशन टू डिस्कस, क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ क्या था, क्यूरी का लॉ? Actually, from the experiments they found that magnetization is inversely proportional to the temperature. मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। काहे? सुन भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एटम्स का ऑसिलेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऑसिलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो रैंडम हो जाएगी, वो सिस्टमेटिक अरेंज नहीं हो पाएगी। और एक्चुअली सिस्टमेटिक अरेंज होना, सारी की सारी मैग्नेटिक मोमेंट कहीं अरेंज हो जाना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, उसी को तो हम मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उनका अरेंजमेंट डिस्टर्ब होगा और रैंडम इधर उधर भागेगी, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने पे मैग्नेटाइजेशन कम होता है। तो वही तो बोला एक्सपेरिमेंट से, क्या कि मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये क्यूरी ने नहीं बोला, ये एक्सपेरिमेंट्स ने बोला है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स वी फाउंड दैट मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब क्यूरी ने क्या बोला, तो चलो क्यूरीज लॉ देख लेते हैं। क्यूरी ने ये बोला कि मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब हम इन दोनों को क्लब कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओ तो यहाँ पे आ जाएगा C। हो गया भैया काम। ये C है, क्या है? क्यूरी का कांस्टेंट है। हाँ, अब ये B0 का फार्मूला पता है? नहीं पता है? रेड से लिखता हूँ, भूल नहीं जाना, μ0H। हाँ, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो लगाया था ना मैग्नेटाइजेशन, उसमें फॉर्मूले पे यार, छोटे छोटे फॉर्मूले पे समझाता फिरूंगा तो आपको कैसे खींच पाऊंगा सिलेबस। फॉर्मूला रन करके बैठो, H को नीचे डाल दे, मैग्नेटाइजेशन अपॉन H, H मीन्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हाँ ठीक है दोस्त। अब ये हाँ ससेप्टिबिलिटी राइट है, तू सही सोच रहा है। और मान ले नहीं सोच रहा है तो सोचना शुरू कर दे, M अपॉन H इज ससेप्टिबिलिटी।
हाँ तो ठीक है, ये बन गया फार्मूला ससेप्टिबिलिटी का। जगह तो कम पड़ गई साहब, थोड़ा सा कैमरा चलेगा, कर दो तो अच्छा है, थोड़ा यहां तक जा सकता हूं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना। और देख दोस्त, यहां से हम क्यूरी का यूनिट बना सकते हैं। यस, यूनिट ऑफ क्यूरीज कांस्टेंट, क्यूरी के कांस्टेंट का यूनिट बनाते हैं। चलो देखो कैसे बनाएंगे। ये जो काई होता है ये तो यूनिट लेस होता है, जानते हैं हम। तो फिर टेम्परेचर ऊपर, म्यू जीरो नीचे। चाहिए हो गया सी का फॉर्मूला। अब देख टेम्परेचर के लिए केल्विन, ये यूनिट लेस, और इसका होता है न्यूटन एम्पियर -2। म्यू जीरो का यूनिट अब मैं पढ़ाऊं, चैप्टर 4-5 पूरा पढ़ा चुका हूं, म्यू जीरो का यूनिट पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊंगा। तू चैप्टर 5-4 में जाके देख, बायो सावर का लॉ होगा उधर म्यू जीरो का यूनिट। हाँ, तो इसको ऊपर डाल दे, केल्विन, न्यूटन इनवर्स, एम्पियर स्क्वायर। ये क्यूरीज कांस्टेंट का आगे IMP रे पूछते हैं एग्जाम में कि क्यूरी के कांस्टेंट का यूनिट बना दो भैया, तो बना दिया। अब सुन भाई, बहुत धांसू चीज है। इसमें एक और एग्जांपल याद आ गया मेरे को, कैल्शियम। यस, कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है कैल्शियम, वो भी पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक में मेरा डिस्कशन खत्म हो गया। अब देख पूरा सिग्निफिकेंट पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, डायमैग्नेटिक का मोमेंट 0, उसको यूनिफॉर्म में रख दिया तो रिपेल और एक्सपेल करेगा। नॉन यूनिफॉर्म में रख दिया तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ भागेगा, रिपल्सन। वही 3 पॉइंट इसमें, इसका मोमेंट 0, इसका देख कुछ है, नॉन जीरो है। ये क्या करेगा, फील्ड लाइंस को बाहर निकालेगा, ये फील्ड लाइंस को अंदर आने देगा और कन्वर्ज करेगा। ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ रिपल्सन फील करेगा, ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ अट्रैक्शन। तो कंपैरिजन समझ में आ रहा है? ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे थियोरिकल क्वेश्चंस को तो याद रहते हैं, समझना भी है, पढ़ना भी और रट्टा भी मारना है, जो सारे काम ऐसे होते हैं। जब भी ये थियरी पढ़ना, दोनों को साथ में पढ़ कि इसमें ये हुआ तो इसमें वो हुआ, इसमें मोमेंट 0 है तो इसमें नहीं है, इसमें बाहर धकेला लाइंस को तो इसमें अंदर आने दिया, इसमें स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ रिपल्सन हुआ तो इसमें वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ अट्रैक्शन हुआ। इसे कंपैरिजन से पढ़ते रहे तो याद रह जाता है हमको। हाँ, फिर एग्जाम्पल, इसमें ये है, इसमें ये वाले एग्जाम्पल थे। फिर इसमें सुपर कंडक्टर्स का एडिशनल थियरी डाला अपन ने बुक के हिसाब से, इसमें क्यूरी का लॉ समझा दिया, है ना। अब इन दोनों का गुरु द वन एंड ओनली फेरोमैग्नेटिक आ रहा है, लेकिन तू इसका स्क्रीनशॉट ले ले। रुक, मैं कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ। टेक्नीशियन वेट, लेट मी एडजस्ट द कैमरा। वेट हो गया, चल 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, चलो हो गया ना स्क्रीनशॉट। अब देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अरे धांसू मटेरियल है दोस्त, परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वही सारे पॉइंट्स जो डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में डिस्कस किए वो यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो चल, सबसे पहला पॉइंट तो इसकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट 0। ठीक है भैया, ओके। दूसरा, अब इसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली ये तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनने वाला है, तो अट्रैक्शन ही शो करेगा, है ना। फिर भी इसका कंस्टिट्यूशन कैसा है, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है अंदर से, वो थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। देख, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, अंदर से कैसे होते हैं, ऐसे होते, देख यूं, ऐसे डोमेन बने हुए होते हैं इनके अंदर। ऐसे अलग अलग डोमेन होते हैं, उन डोमेन का साइज अप्रोक्स 1 मिलीमीटर के आसपास होता है। इट इज इंपॉर्टेंट, सो आई एम मेकिंग सम हाईलाइट ऑन इट। 1 मिलीमीटर के डोमेन होते हैं इस साइज के, और इन एवरी डोमेन देयर आर 10⁻11 एटम्स। ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, ऐसा सब पूछते हैं छोटा छोटा ढूंढ के, और आप लोग यही नहीं पढ़ते हो। ठीक है दोस्त, क्या होता है इन डोमेन्स में, इन डोमेन्स में जैसे कोई भी एक डोमेन है, ये रहा, इसके अंदर ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट सारी एक ही डायरेक्शन में अरेंज्ड होती है दोस्त, ऐसे। मतलब ये जो छोटा सा डोमेन है 1 मिलीमीटर साइज का,
ये ऑलरेडी मैग्नेटाइज्ड है यार, अभी तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाया भी नहीं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्यों देते हैं हम? कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट्स देखिए कैसे रैंडम होती है, एक डायरेक्शन में नहीं होती, इधर उधर होती है ना। हाँ, जैसे ही अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते ही हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आते ही ये सारी मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाती है, और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन हो गया, है ना। ये जो रैंडम मोमेंट वाला ऑब्जेक्ट है उसकी सारी मैग्नेटिक मोमेंट्स ऐसे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अरेंज हो जाती है, तो हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन हो गया। लेकिन इसका डोमेन देख, ऑलरेडी यही सीन है उसके अंदर, जबकि अपन ने मैग्नेटिक फील्ड भी दिया ही नहीं है। हाँ, तो इस डोमेन का सारा मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में, तो जैसे इस डोमेन का किसी एक डायरेक्शन में ही होगा सारा का सारा मैग्नेटिक मोमेंट, देख। हाँ, है कि नहीं? फिर इसका सारा एक ही डायरेक्शन में होगा ऐसे, मतलब दे आर इंटरनली ऑलरेडी मैग्नेटाइज्ड। ये सब ऑलरेडी अंदर ही अंदर मैग्नेटाइज्ड हो चुके हैं अपने हिसाब से, पैदाइशी दे आर मैग्नेटाइज्ड, है कि नहीं? लेकिन दोस्त दिक्कत क्या है पता है? अरे बताता हूं क्या दिक्कत है। देख, जैसे ये वाला पूरा डोमेन है, इसका सारा का सारा मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो उस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम ये बता दें। अच्छा, इसका एक ओवरऑल ड्राइंग बनाएंगे तो कैसा बनेगा? इसका एक ओवरऑल ड्राइंग बनाए, इतना बारीकी से ना बनाए, एंड इफ वी मेक एन ओवरऑल ड्राइंग एंड इट विल बिकम लाइक दिस। ये डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन, अरे कहीं से भी कुछ भी बना। देख, इसको ओवरऑल ऑब्जेक्ट के एस्पेक्ट में ड्रॉ करें तो जैसे ये सारा मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो दिखा देना कि ये रहा, इसका ये रहा, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका थोड़ा इधर है, इधर इधर। हाँ, तो यू कैन सी कि पूरा एक ऑब्जेक्ट के एस्पेक्ट में इसको देखें तो सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स हमको रैंडम दिखते हैं, लेकिन इंटरनली हर एक डोमेन के लिए अपना अपना खुद का एक सेपरेट डायरेक्शन ऑफ मोमेंट है, तो ये मैग्नेटिज्म को बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, है ना। हाँ, तो जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं दिया जाता है, इन दैट सिचुएशन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लुक लाइक दिस, ऐसे दिखते हैं। अब जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोगे इनको, ये सारे के सारे डोमेन्स टूटेंगे, ये सारे डोमेन्स क्रैक होंगे और सारी मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में फिर से अरेंज हो जाएगी। तो सारे डोमेन्स टूटेंगे और एक बड़ा डोमेन बनेगा, ऐसा। ठीक है, बन गया ना मैग्नेट, मैग्नेटाइज हो गया ना। हाँ, तो इतना स्टोरी यहाँ पे लिखना है मस्त। क्या मैं नहीं लिखूंगा, ए भाई तू लिख ले। हाँ, टाइटल दे सकता हूँ कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे ऐसा होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने से इसका ये बन जाता है इसका क्या बन जाता है? ये बड़ा बच्चा है यार, थियरी का क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ाया जाता है ना। पूरा पॉइंट लिखने बैठूंगा, मेरी कहानी खत्म नहीं होगी 2 घंटे तक, वीडियो कितना लंबा हो जाएगा और तुझे भी बोर हो जाएगा कि जो स्टोरी तुझे पकड़ना था वो तो पकड़ में आ गई। अब लिख ले अपनी भाषा में तो क्या, मजे से थोड़ा लिख, समझ जाना, बड़ा बच्चा है। हाँ, तो भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये होता है। डायमैग्नेटिक में क्या हुआ था? डायमैग्नेटिक ने तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर धकेल दिया था, एक्सपेल कर दिया था। फिर पैरामैग्नेटिक ने क्या किया था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अंदर आने दिया था और कन्वर्ज किया था। इसने तो अंदर आने भी दिया और खुद भी पूरा डोमेन वोमेन क्रैक करके रिपेयर हो गया मैग्नेटाइज्ड, समझा। अब इसको जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जब इसको रखा जाता है बंधु, तो क्या सिचुएशन होता है? देखिए रहा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ये रहा ऐसा, यहां पे स्ट्रॉन्ग और यहां पे वीक। ठीक है दोस्त, इसका ढक्कन कहाँ गया भाई? मैनेजमेंट, अब मिल गया, ये रहा। अब जो अपना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम रखे यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये अट्रैक्शन शो कर रहा है, तो अट्रैक्शन तो इधर ही दिखाएगा। फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग रीजन, वेरी इंटेंस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी स्ट्रांगली अडॉप्ट करेगा, है ना। फिर क्या था? फिर एग्जाम्पल्स थे सर, तो इसका एग्जाम्पल चाहिए, ले मजे कर। क्या क्या एग्जाम्पल है इसमें? सबसे पहला भाई जानता ही है, हर बच्चे को पता है, लोखंड, आयन, Fe, है ना। हाँ,
तो ये सबसे धांसू एग्जाम्पल है Fe। फिर और क्या क्या एग्जाम्पल है सर? अरे बहुत से एग्जाम्पल है। कोबाल्ट, कोबाल्ट, फिर एक और दूं तेरे को, निकल, फिर गैडोलीनियम, गैडोलीनियम, GD। अच्छा, ये शायद ज़्यादा यूज में टॉक्स में नहीं आता है, तो इसका Z आपको बोल देता हूँ। इसका एटॉमिक नंबर है 64, याद रखना भाई, काम आएगा। फिर एक और इसके जैसा है डिस्प्रोशियम, डिस्प्रोशियम, DY, इसका Z है 66। मुझे याद नहीं रहता था तो मैं DYSP याद रखता था, DYSP, DY कुछ भी। चलो ठीक है, ये रहे इसके एग्जाम्पल्स। ये यार दूसरी बार लाइन करने में ना सब ओवरराइट हो जाता है। ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है दोस्त, अब क्या? अब फेरोमैग्नेटिक दो टाइप का होता है, बढ़ाते आगे स्टोरी। दो टाइप का होता है। 2 टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर देयर। सर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में टाइप्स नहीं थे। नहीं थे तो कहां से लाऊं? जो है वो तो दूं ना। 2 टाइप्स ऑफ इट। कौन से 2 टाइप्स? हार्ड फेरोमैग्नेटिक और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। चल देख, अरे एक्सप्रेशन थोड़ा देना पड़ता है ना, चीजें इंटरेस्टिंग बनती है। हार्ड फेरोमैग्नेटिक एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। 2 टाइप का मटेरियल होता है फेरोमैग्नेटिक। इसमें सॉफ्ट क्या है पहले वो बता देता हूं। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मतलब ऐसा मटेरियल कि जिसको एक्सटर्नल फील्ड दिया जाए तो दे बिकम्स मैग्नेट, बट टेम्पररली, नॉट परमानेंट मैग्नेट। ये लोग परमानेंट मैग्नेट नहीं बनते। क्यों? जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं, इफ वी टेक अवे द आवर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे कम बैक टू द बिगिनिंग सिचुएशन। जैसा पहले थे वैसा बन जाते हैं लोग। दे रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल सिचुएशन। तो दे आर जस्ट ऑन टेकिंग अवे external magnetic field, they lose their magnetization, अपना मैग्नेटाइजेशन लूज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, इनका यूज जनरली इलेक्ट्रिक बेल में होता है। इलेक्ट्रिक बेल होती है ना वो, या फिर वो क्रेन होते हैं बड़े बड़े, उन क्रेन्स में भी होता है इनका यूज। इजी है ये। ठीक है, अब हार्ड फेरोमैग्नेटिक ही परमानेंट मैग्नेट जो बनते हैं ना, दे आर हार्ड फेरोमैग्नेटिक। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लेते हैं ना। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लाए थे पिक्चर में? अरे यार, जैसे इसको मैग्नेट बनाना है तब बहुत सारा रख इसको, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे बहुत सारा, तो ये मैग्नेट बन जाएगा थोड़ी देर में। अब तो वो फील्ड वापस हटा ले तो ये वापस अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देगा ना, तो वो सॉफ्ट है। और नहीं करेगा ना, अब टिका रहेगा, कब मैं मैग्नेट हूं, अब मैं आजाद हूं, कहीं भी घूमूंगा मैं मैग्नेट ही रहूंगा। दे आर कॉल्ड हार्ड फेरोमैग्नेटिक। समझा? जैसे एक है अपना एल्निको, ये मिक्स्ड मेटल है। एल्निको किन के मिक्सर से बना हुआ है देख। तो इसके लिए किस किस को क्लब किया अपन ने क्लब किया निकल को, Fe को, कोबाल्ट को, कॉपर और एल्यूमिनियम। इन 5 के मिक्सर से ये बनता है एल्निको। इट इज अ फैंटास्टिक हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा और भी एग्जांपल है, जैसे देख ये वाला पॉइंट रह गया ना, तो लिख देना यहाँ पे, ऑन टेकिंग अवे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे मेंटेन देयर मैग्नेटाइजेशन फॉर लॉन्ग टाइम। यस, लिख देना। हाँ, फिर एग्जाम्पल जैसे लोड स्टोन होते हैं ना, लोड स्टोन। अरे यार, जब जमीन के अंदर खोद के निकालते हैं हम जो पत्थर, मैग्नेटिक पत्थर, यस, दैट मैग्नेटिक स्टोन इज कॉल्ड लोड स्टोन। वो लोड स्टोन भी हार्ड फेरोमैग्नेटिक है। लोड स्टोन आर ऑल्सो हार्ड फेरोमैग्नेटिक। यस, इनका यूज कहाँ होता है? परमानेंट मैग्नेट बनाने में। टू मेक परमानेंट मैग्नेट दीज मटेरियल्स आर यूज। ठीक है, चल, तो हार्ड और सॉफ्ट के ये 2 टाइप याद रखना। इनमें मैग्नेटिज्म रह जाता है लाइफ लॉन्ग,
इनमें नहीं रह पाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बेस पे भी ग्राफ आएगा, तो इसको पकड़ के रखना, ठीक है दोस्त। चलो अभी देखिए, अच्छा धांसू सा स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, आपका स्क्रीनशॉट हो गया। अब सुनो, अब जैसे डायमैग्नेटिक पढ़ा है तो लास्ट में सुपर कंडक्टर का एडिशनल कुछ था, पैरामैग्नेटिक में क्यूरीज लॉ था, इसमें क्या है, इसमें है क्यूरीज टेम्परेचर। हाँ, क्यूरीज टेम्परेचर, क्यूरीज टेम्परेचर क्या है? क्यूरी का टेम्परेचर देख भाई, सुन, अपन ने अभी पढ़ा कि फेरोमैग्नेटिक जनरली मैग्नेटाइजेशन हो जाते हैं और लॉन्ग टाइम तक मैग्नेट रहते हैं, लेकिन इसमें भी टेम्परेचर बहुत दांसू रोल प्ले करता है दोस्त। टेम्परेचर अपन ने बहुत बढ़ा दिया तो ये जो सारा मोमेंट जो एक डायरेक्शन दिख रहा है यहाँ पे टेक्नीशियन, ये वाला पोर्शन, ये जो सारा मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में अरेंज हुआ था ना, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा थर्मल ऑसिलेशन से। तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो ये सारा एक डायरेक्शन, देख डोमेन तो टूट चुके अंदर के, डोमेन नहीं है, मतलब अब ये पैरामैग्नेटिक टाइप बन सकता है वापस। पैरामैग्नेटिक में ये था ना, मोमेंट थी लेकिन सब रैंडम थी, फिर सारी एक डायरेक्शन में अरेंज हो गई। यहाँ पे क्या, ये सारी एक डायरेक्शन में अरेंज हुई है, अब इनको टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सारी रैंडम हो जाएगी, तो दे विल बिकम लाइक पैरामैग्नेटिक। हाँ, लेकिन तुरंत नहीं बन जाते पैरामैग्नेटिक, टेम्परेचर दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, एक लेवल पे आता है ना, फिर कब सफिशिएंट गर्म हो चुका है, अब सारा का सारा मोमेंट रैंडम हो चुका है, अब ये फेरोमैग्नेटिक नहीं रहा, दैट टाइम इट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, एंड दैट टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू मेक इट प्रॉपर पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। हाँ, तो समझा क्यूरी टेम्परेचर क्या, कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर magnetic moments oscillates due to thermal energy, and finally they all becomes random motion, they all performs random. Okay, at that time ferro is converted into paramagnetic, and this required temperature yes is called Curie's temperature. कितना गंदा हैंड राइटिंग बनाते हो, हैंड राइटिंग का टेस्ट देने थोड़ी आया तेरे को, फिजिक्स समझाने आया। हाँ, हो गया क्यूरीज टेम्परेचर। अच्छा एक मिनट, जब क्यूरीज टेम्परेचर तक मामला पहुंच गया, उसके बाद तो फिर टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो जो पैरामैग्नेटिक है ना, अब जो फेरो था वो पैरामैग्नेटिक बन चुका है, अब उसके ज़्यादा भी टेम्परेचर तू बढ़ाता है तो पैरामैग्नेटिक का जो ससेप्टिबिलिटी है ना, वो एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन जाता है। ये रहा फॉर्मूला, ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस पैरामैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी ऐसे हो जाता है, क्यूरी इज कॉन्स्टेंट अपॉन टी माइनस टी सी। क्या बोल रहा है फॉर्मूला, ये टी सी क्या है, क्यूरी टेम्परेचर, मतलब जिस टेम्परेचर पे तेरा फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बन गया, दैट इज क्यूरीज टेम्परेचर। अब उससे ज़्यादा टेम्परेचर ले जाता है तो ये वो टी है, तो इन दिस सिचुएशन टी इज ग्रेटर देन टी सी। यस, हो गया काम। तो ये एक फॉर्मूला भी है, काम का है, तेरे बहुत काम में आने वाला है, लिख ले। अब एक छोटा सा कंपैरिजन देना चाहता हूँ तीनों के लिए तुझे, छोटा सा कंपैरिजन है ये ससेप्टिबिलिटी को लेके देख, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को लेके एक अच्छा सा कंपैरिजन है, ये रहा। डायमैग्नेटिक का जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो -1 से 0 तक हो सकता है। अपन ने पढ़ा था ना पिछले थियरी में क्या, कि डायमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी इज वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव, तो 0 से 1 के बीच होना मतलब बहुत छोटा होना, और नेगेटिव ऑलरेडी देयर। यस, पैरामैग्नेटिक का जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो पॉजिटिव होता है और छोटा होता है वो भी। ये क्या है, वो परमिटिविटी रे अपना इलेक्ट्रिक मैटर्स वाला। हाँ, और फेरोमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी यस धांसू डबल ग्रेटर देन 1। क्यों, तो इसको मैग्नेट बनना है ना, तो ये ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, रिस्पॉन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा रिस्पॉन्स करेगा, उसका लेवल दिखाता है ये। तो ये तो बिल्कुल नेगेटिवली रिस्पॉन्स करेगा, ये कम करेगा, और ये बहुत ज़्यादा कर देगा रिस्पॉन्स, क्योंकि इसका ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई है। समझा, ये कंपैरिजन था। अब तू स्क्रीनशॉट ले ले, फाइनल हिस्टेरिसिस साइकिल को लेते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। चल 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, अब ये धांसू का IMP क्वेश्चन है,
क्वेश्चन 18 आज के लेक्चर का। हिस्टेरेसिस साइकिल, हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस लूप, किसी भी नाम से आ सकता है ना। हिस्टायरिसिस, प्रोनाउंसिएशंस मे बी डिफरेंट, द वे ऑफ डायलेक्ट मे बी डिफरेंट, बट द स्पेल इज HYSTERISIS, यस। हिस्टेरेसिस साइकिल, व्हाट इज इट? थोड़ा ये प्रॉपर नहीं ड्रॉ होगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड, यहाँ पे नैरो हो गया, ये परफेक्ट शेप में होगा ऐसे हो गया। अब तू एडजस्ट कर ले, हाँ जल्दी जल्दी में ऐसा ही ड्रॉ होगा। चल दोस्त, क्या है ये, किस लिए है, क्यों है, कैसे है, बहुत सारे क्वेश्चन है। अपना एक ही फंडा याद रख, मैग्नेटिज्म पढ़ रहा है ना तू, जो मटेरियल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखना है ना। और मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड तू बढ़ाएगा, अपने मटेरियल का क्या रिस्पॉन्स होगा उसी पे स्टडी होता है, ठीक है। अब एक्चुअली मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है तो हमारे पास जनरली दो ऑप्शंस होते हैं। जनरली वी टेक टू ऑप्शंस। एक तो हम बार मैग्नेट ले लेते हैं, क्योंकि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है बढ़िया, यूं बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और या तो हम सोलेनॉइड लेते हैं, ऐसा, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये वाला μ0 Ni, भूल क्यों जाता है बे? हाँ, तो जनरली वी प्रिफर दिस सोलेनॉइड टू पुट एनी ऑब्जेक्ट इनटू इट, टू टेक सम मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम सोलेनॉइड, क्योंकि ये थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म ज़्यादा है, देख, है ना। हाँ, तो हम जनरली सोलेनॉइड प्रेफर करते हैं। अपने को तो मैग्नेटिक फील्ड लेने से मतलब है, बार मैग्नेट में से आए चाहे सोलेनॉइड में से आए, क्या फर्क पड़ता है, तो हम जनरली सोलेनॉइड को प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ का जो थियरी है आज का, वो उसी को ध्यान में रख के हम पूरा समझाएंगे। सोलेनॉइड जैसे देखिए रहा, बढ़िया सा सोलेनॉइड लिया, इस सोलेनॉइड के अंदर अपना मटेरियल रख देंगे, और फिर सोलेनॉइड के करंट को फ्लक्चुएट करेंगे इधर उधर। जैसे देखिए सोलेनॉइड का पूरा वायरिंग हो गया, ऐसे ही पूरा वायर वाउंड होता है ना सोलेनॉइड, तो और यहाँ से निकल रहा है करंट, यहाँ से गया, यहाँ से निकला, और ये हो गया बैटरी। इतना सारा ड्राइंग तेरे को लेना नहीं है, ड्राइंग में सिर्फ ये कर्व लेना है, ये ग्राफ लेना है सिर्फ। मैं ये तुझे समझाने के लिए अपना देसी ड्राइंग बता रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। सोलेनॉइड के अंदर ऐसी थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, सोलेनॉइड को मैग्नेट थोड़ी है यार। तो इसमें करंट फ्लो देगा, तो सोलेनॉइड का जो वायरिंग है उसमें करंट फ्लो होता है, तो उसकी वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता है ना। हाँ, तो तू इस करंट को फ्लक्चुएट करेगा कम ज़्यादा, तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज़्यादा होगा ना, मतलब सिचुएशन इज इन योर हैंड। जबकि बार मैग्नेट में ऐसा नहीं होता है, बार मैग्नेट को दूर ले जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, पास ले आओ तो ज़्यादा होता है, वो सब थोड़ा मामला कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यह मामला थोड़ा ईजी है ना। तो चल इसके अंदर हम अपना मटेरियल रख देंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया। अब ये सोलेनॉइड का खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये रहा, देख, हाँ, पैरेलल टू द एक्सिस। और ये जो ब्लू कलर का है अपना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो हम जानते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है, डोमेन्स होते हैं। तो चल अंदर का थोड़ा ड्राइंग को जूम करते हैं। जैसे सारे डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स के अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस में मोमेंट होती है ना। हाँ, ये हो गया फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो हम एक्चुअली एक और टर्म है यहाँ पे H इज इक्वल टू Ni, मीन्स करंट पर यूनिट लेंथ। तो हम जैसे ही करंट को इंक्रीज करेंगे अपना H भी इंक्रीज होगा, और H इंक्रीज होगा तो ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। तो कैसे होता है, क्या है वो रिलेशंस, तो स्टार्ट करें। देख, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में तू ये लिखना क्या, कि फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ग्राफ ऑफ B अगेंस्ट H आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बस खत्म हो रहा है अभी, सिर्फ समझाना ही है। फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल B अगेंस्ट H कर्व is complex, it is not as simple as you are thinking, complex. They are generally not linear नहीं है, तू देख रहा है, they are not linear नहीं लिख सकते सर, अरे यार हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो लीनियर नहीं होते, तो ऐसे होते हैं, दिख तो रहा है ड्राइंग में, ठीक है। अब स्टार्ट करूँ यहाँ से, देख, सबसे पहला इस OA को पकड़ ले, ये क्या है समझा दे, चल ठीक है। देख, ऑन इंक्रीजिंग H मतलब करंट बढ़ाया, H मतलब करंट रहे, हाँ, ऑन इंक्रीजिंग H, जैसे जैसे H बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, और यहाँ तक बढ़ा ऑन द पाथ ऑफ OA। तो समझा। अच्छा, ये जो A है ना, वो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है, देख ले, सैचुरेटेड है,
अब यहाँ से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है। 1.5 टेस्ला इज द सैचुरेटेड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मटेरियल, इससे ज़्यादा इसका मैग्नेटिज्म नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, तो ए में वही दिखा है कि ऑन इंक्रीजिंग एच इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एच ऑन इन द कर्व बाय ओ ए। हो गया ओ ए। फिर आगे एक्चुअली इसमें क्या होता है तो डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा यहाँ पे कि ऐसा क्यों हुआ, तो बताएंगे ना कि इनिशियली जैसे ही हम h बढ़ाएंगे, इफ वी इंक्रीज द h इट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द करंट। ऑन इंक्रीजिंग द करंट जनरली डोमेन्स आर ब्रेक डाउन्स एंड दे ऑल अरेंज इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स हायर। और जब एक भी मोमेंट बाकी नहीं रहेगा, सब की सब अरेंज हो गए 100%, दैट विल बी द सैचुरेशन पॉइंट। हो गया, तो इतना समझाया ओ ए के बारे में। अब नेक्स्ट क्या समझाना है अपने को, ए बी इस कर्व के बारे में। ये वापस उल्टा आ रहे हैं अपन, मतलब एच को थोड़ा कम कर, वापस कम कर कम कर कम कर कम कर कम करके जीरो तक ले आ, मतलब करंट को वापस कम कर थोड़ा थोड़ा। जैसे तू करंट को कम करेगा ये सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम होता जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी ये अरेंजमेंट है ना पूरा बिगड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक है, इसमें मैग्नेटिज्म रह जाता है परमानेंटली। हाँ तो देख रहे क्या दिखाऊं, ये रहा इतना मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर रह गया। हाँ इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी और रिमेनेंस। रिटेंटिविटी और रिमेनेंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो समझा दोस्त, पहले करंट बढ़ाने पे, एच बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, सैचुरेटेड होता है क्योंकि सारे डोमेन्स टूटते हैं और सारी मोमेंट एक डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं। फिर वापस करंट कम करने पे, हम करंट एकदम जीरो भी कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता है, वो कुछ रह जाता है। दैट इज कॉल्ड रिमेनेंस और रिटेंटिविटी। एंड इट इज द वैल्यू ऑफ रिटेंटिविटी इज व्हाट एक्चुअली मैथमेटिकली रिटेंट दिख रहा है टेक्नीशियन यहाँ पे, रिटेंटिविटी इज फॉर h is equals to 0 magnetic field is not 0 and that not 0 magnetic field for h 0 is called retentivity, है ना। ठीक है दोस्त, फिर नेक्स्ट BC पोर्शन को समझाना है। ये क्या है, तो देख h को तूने पहले बढ़ाया था तो ये कर्व मिला, फिर h को कम किया तो ये कर्व आया। अब h को रिवर्स डायरेक्शन में ले जा, मतलब ये बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दे, तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो ये सारा का सारा जो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड है ना वो रिवर्स हो जाएगा। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाएगा तो ऑब्वियसली अब ये सारी मोमेंट को फिर से डिस्टर्ब कर देगा। और सारी मोमेंट्स का क्या नेचर होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज होना, मतलब सारी उल्टी होने का कोशिश करेगी वापस। और जब तेरा H 90 एम्पियर पर मीटर तक पहुंचेगा तब सारा मैग्नेटिक फील्ड फिर जीरो हो जाएगा। तो H की इस वैल्यू को, फॉर दिस वैल्यू ऑफ H की इस वैल्यू को हम कोर्सिविटी बोलते हैं। H की ऐसी वैल्यू जिसके लिए वो रिमेनेंस को तोड़ के वापस जीरो फील्ड पे आ जाए। हाँ तो फॉर B0 द वैल्यू ऑफ H इज कॉल्ड कोर्सिविटी। कोर्सिविटी, यस ये इंपॉर्टेंट है। रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी आता है सम्स में, काम में आता है। रिटेंटिविटी मतलब B मैग्नेटिक फील्ड जो रह गया उसके अंदर, कोर्सिविटी मतलब करंट पर यूनिट लेंथ जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वापस जीरो हो गया। हाँ अब फिर आगे का कर्व तो हम जानते हैं कि और H को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओ तो इट विल इंक्रीज, फिर H को वापस कम करो इट विल इंक्रीज, फिर ये बस अब इजी पॉइंट है, लिख दो D, बस हो गया। अच्छा अब देख हिस्टेरिसिस का मतलब ये होता है टू चेज, किसी को चेज करना, किसी के पीछे पड़ जाना। हाँ उस पर से नाम बना हिस्टेरिसिस साइकिल। आई थिंक अब हिस्टेरिसिस एकदम क्लियर हो चुका है आपको, कुछ ज़्यादा है नहीं। इनिशियल 2-3 स्टेज अच्छे थे रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी के, फिर भी अब आप लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ना यार। देख जनरली थियरीज क्या होते हैं बच्चे पढ़ लेते हैं, इसमें ऐसा कुछ मैथमेटिकल टेक्निकल चीज़ें नहीं है कि जिसको बहुत एनालिसिस किया जाए, लेकिन फिर भी आपका कुछ इंटरेस्ट बने इसलिए कुछ प्रेजेंटेशन दिया। अब टेक्स्ट बुक में अच्छे से पढ़ना, अंडरलाइन कर करके अच्छे अच्छे VSQs MCQs बनते हैं। ठीक है, इनमें तो कुछ भी डाउट वाउट है, कुछ रह गया है मान लो इतना सारा पढ़ाने के चक्कर में, तो कमेंट सेक्शन में लिख कि सर कुछ रह गया है, ये मिस हो गया वो मिस हो गया, या लिख
कि सर आपने बहुत लापरवाही से पढ़ाया है, या लिख सर आपने इंटरेस्ट लेके पढ़ाया, सर आपका ध्यान नहीं था आपका, ऐसे बहुत से ओपिनियंस होते हैं बच्चों के टीचर को ऑब्जर्व करने के। आप लिखो अपना ओपिनियन, आई विल एक्सेप्ट एंड आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, बाय।